हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी 9 क्लास का 3rd चैप्टर नागरिक शास्त्र का चुनावी राजनीति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, आई बटन क्लिक करके देखें। चुनावी राजनीति में हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताएंगे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा के 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में यह पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात लगभग अलग-अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मतदाता सूची क्या है। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में हम इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यहाँ वोटर लिस्ट के बारे में दिखाया गया है। हमारे देश में जो वोट देते हैं उनके बारे में कि 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र की सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, उसे मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक हमें उम्मीदवारों का नामांकन। लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसे ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। हम चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी होती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। पहला, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, यहाँ क्रिमिनल केस बताया है।
दूसरा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, संपत्ति का ब्यौरा देना। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चुनावी अभियान क्या होता है। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। पहला, मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। दूसरा, उनसे जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना। तीसरा, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। चौथा, लोकतंत्र चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों का यह सब करने की मनाही है। पहला, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग। दूसरा, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। तीसरा, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता में ये सब इंक्लूड है। मतदान और मतगणना नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि मतदान कैसे कराते हैं और मतगणना फिर लास्ट इसका होता है। मतदान होने के बाद मतगणना गिनती होती है। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना, जिस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता का एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। जब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है, उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को एक बार दबाकर भर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं, जिसमें मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। यहाँ वोटिंग मशीन दिखाया गया, ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का कुछ प्रमुख प्रश्न मैं बताती हूँ, जैसे कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रश्न एग्जाम में आते हैं। दूसरा, मतदाता सूची से आप क्या समझते हो या मतदाता सूची से क्या तात्पर्य है। चुनावी अभियान क्या है, प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, मतदान और मतगणना के बारे में लिखें। वयस्क मताधिकार के बारे में लिखें। ये सभी
प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए।